हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटरिंग। सो दोस्तों, आज से हम लोग फाइनली स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पूरा एमसीक्यूज कंप्लीट करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। तो वन शॉट में हम लोग पूरा का पूरा एमसीक्यूज को कंप्लीट कर देंगे हमारे इस वीडियो में। लास्ट क्लास में मैंने इकोनॉमिक्स का ही आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा वीडियो सोल्यूशन आपको दे के रखा हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और आज की इस क्लास में हम लोग एमसीक्यूज करेंगे स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग। सो बिना किसी देरी के आज के धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वीडियो के अंत में जब वीडियो खत्म हो जाएगा भाई, तो मैं इसका जो मैंने जो भी पीडीएफ पढ़ा है आपको, उस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग का कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, अर्थशास्त्र ओरिजिनेटेड इन विच सेंचुरी। एक्चुअली होना चाहिए विच ओरिजिनेटेड इन विच सेंचुरी, ठीक है, विच सेंचुरी। तो अर्थशास्त्र कौन सा सेंचुरी में आया था? तो भैया 17th सेंचुरी में नहीं आया था, 18th सेंचुरी में भी नहीं आया था, 19th में भी नहीं आया था। इसका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। सर रियलिटी में आया कब, तो वो भी बता दीजिए। तो 14th सेंचुरी में आया था, ठीक है। कौन सा सेंचुरी में आया था भाई? 14th सेंचुरी में आया था, 14th सेंचुरी BCE में आया था, ठीक है, बिफोर क्राइसिस, ठीक है। देख लिया आप लोग, ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 2 होना चाहिए, तो भैया 3 लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप लोग ठीक कर लेना। फिर टू आंसर होगा हु होगा, हाँ। हु इज नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स किसको बोला जाता है? गॉटफ्रीड एचवेल को बोला जाता है, ठीक है, गॉटफ्रीड एचवेल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका, एक्चुअली नंबर मिस्टेक है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर 3 होना चाहिए, तो 4 है, कोई बात नहीं है, नंबर से कोई मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए। फिर स्टैटिस्टिक्स 6 न्यूमेरिकल डाटा। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है आपका? न्यूमेरिकल डाटा होता है, ठीक है ना, हो गया। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नेम ऑफ द बुक, नेम ऑफ द बुक बाय कौटिल्य, रिटन बाय कौटिल्य हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कौटिल्य ने कौन सा बुक लिखा था भाई? तो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का लिखा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका, एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये होगा आपका। द डिफरेंस बिटवीन वांट्स एंड इंटेंसिटी होगा ये वाला। कलेक्शन इज ए एग्जाम्पल ऑफ स्टेटिस्टिक्स होगा। स्टेटिस्टिक्स इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस होता है। स्टेटिस्टिक्स आर्ट भी होता है भाई और साइंस भी होता है आपका। फिर नेक्स्ट, when six economists gathered they have 7 ओपिनियन, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट फॉल्स एंड ट्रू में देना हम लोग को। फॉल्स एंड ट्रू में क्या है? देयर आर लिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन, भैया फॉल्स होता है, ह्यूमन का वांट्स अनलिमिटेड होता है। द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इज रिटन बाय पियागो, फॉल्स, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डेटा इज न्यूमेरिकल डेटा, ट्रू। स्टैटिस्टिक्स का जो भी डेटा होता है न्यूमेरिकल डेटा ही होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स इज नॉट इम्पोर्टेड इन स्पेकुलेशन मार्केट, तो भैया गलत है, ठीक है, यूज होता है स्टैटिस्टिक्स का। फिर रूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आर यूनिवर्सल, मतलब इकोनॉमिक्स हर जगह यूज होता है, भैया फॉल्स, जरूरी नहीं है। फिर आंसर इन 1 वर्ड, ये भी देखो। अकॉर्डिंग टू द मार्शल, इकोनॉमिक्स इज व्हाट टाइप ऑफ साइंस? तो सोशल साइंस होता है। हु रोट द बुक ऑफ डिस्कवरी ऑफ नेशन, वेल्थ एंड रीजन्स? तो एडम स्मिथ। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस? तो रेफर टू द साइंस और डिसिप्लिन। फिर हु गिव द एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? द लियोनेल रॉबिन्स। फ्रॉम विच लैंग्वेज स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डिराइव? तो भैया लैटिन लैंग्वेज में स्टैटिस्टिक्स को खोजा गया था, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज इकोनॉमिक गोल? तो भैया ये सब कुछ है, आप लोग थ्योरीज है, देख लो। व्हाट आर द इकोनॉमिक गोल्स? द गोल विच आर मेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड द इकोनॉमिक गोल्स। फिर हु इज द प्रोपोगेटर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? द प्रोपोगेटर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसको बोला गया था? एडम स्मिथ को। हु इज नोन एज द सर्विस प्रोवाइडर? द पर्सन जो दूसरे के लिए काम करता है, उसके बदले में उसे रेम्यूनरेशन मिलता है, उसको सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। एंड व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो एक्टिविटी विच आर परफॉर्म टू अर्न वेल्थ आर कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये कुछ था, ठीक है। अब देखो यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। यहाँ से कलेक्शन ऑफ डेटा से मेन आपका एमसीक्यू स्टार्ट होने वाला है, तो सीट के पेटी बांध लो। यहाँ से मेन हम लोग का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो एकदम लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। देखो कलेक्शन ऑफ डेटा मेन यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होगा आपका एमसीक्यूज का। देखो क्या है भाई, कलेक्शन ऑफ डेटा इंक्लूड्स
क्या चीज, कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या चीज आता है, तो कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ सोर्सेज, मतलब डेटा को हम लोग बहुत सारे सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, यूजिंग सुइटेबल मेथड ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन करने का एक मेथड होता है, ठीक है, ये होगा आंसर। द मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा, ओनली कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, रीजेनरेशन ऑफ द डेटा फ्रॉम द एक्चुअल वन, तो ये तीनों नहीं होगा भाई, आंसर इसका होगा वन, कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द वेराइटी ऑफ सोर्सेज, मतलब जब भी हम लोग कलेक्शन करते हैं डेटा का, तो डेटा को हम लोग बहुत सारे सोर्सेज से कलेक्ट करके लाते हैं, ठीक है, तो ये होगा आंसर। फिर व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज द मोस्ट कॉमनली यूज इन सर्वे, सर्वे में सबसे ज्यादा यूज कौन सा इंस्ट्रूमेंट किया जाता है, तो भैया इंटरव्यू शेड्यूल, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है किसमें, आपका सर्वे में, ठीक है। द डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज, जो सबसे पहले याद रखो, जब भी डेटा को हम लोग सबसे ओरिजिनल वे में कलेक्ट करते हैं, सबसे हम लोग फर्स्ट में जाके जो डाटा को कलेक्ट करके लाते हैं उसे हम लोग प्राइमरी डाटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइमरी डाटा, तो सबसे पहले प्राइमरी डाटा होगा। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, इन गुड क्वेश्चनर क्वेश्चन शुड मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल, वेरी डिफिकल्ट, नॉन ऑफ द अबव, तो जनरल टू स्पेसिफिक होना चाहिए एक गुड क्वेश्चनर में, ठीक है। उसका बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, डेज आर दोज डेटा विच आर ऑलरेडी इन एक्सिस्टेंस एंड विच might to be collected for some purpose other than the answering for of the question in hand, मतलब ऐसे डाटा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है मार्केट में, तो ऐसा डाटा होता है सेकेंडरी डाटा, तो आंसर है सेकेंडरी डाटा आर द दोज डाटा विच आर ऑलरेडी एक्सिस्टेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, हाउ शुड द क्वेश्चन इन ए क्वेश्चनर बी अरेंज, हम लोग हाउ शुड द क्वेश्चंस इन ए क्वेश्चनर बी अरेंज, तो कैसे क्वेश्चन को अरेंज किया जाता है, इन ए लॉजिकल एंड कंफर्टेबल ऑर्डर, ठीक है। फिर नेक्स्ट राइट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड इज सुटेबल वेयर, ठीक है, पर्सनल मतलब आपका पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड कहाँ पे सुटेबल है, ठीक है, तो द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, देखो भैया फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज होगा, सबसे जाके अगर बात करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा होगा, तो ये मेथड यहाँ के लिए सुटेबल नहीं है। इन्फॉर्मेशन इज वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड कॉम्प्लेक्स, अगर इन्फॉर्मेशन बहुत कॉन्फिडेंशियल रखना है, कॉम्प्लेक्स है इन्फॉर्मेशन, तो भैया ये यहाँ काम आ जाएगा, तो ये आंसर सही है हम लोग का। फिर डेटा इज कनेक्ट ना, यहाँ पे होगा आपका इन्फॉर्मेशन इज वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड कॉम्प्लेक्स, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका इन्वेस्टिगेशन मेथड काम आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ डेटा कैन सेव ए रिसर्चर्स टाइम एंड मनी, कौन सा डेटा रिसर्चर्स का टाइम और मनी दोनों सेव कर देता है, भैया सेकेंडरी डेटा, क्योंकि अब हमको डेटा खुद से जाके कलेक्ट नहीं करना, डेटा ऑलरेडी है वहां से मैंने ले लिया, तो रिसर्चर का टाइम एंड मनी दोनों ही सेव हो गए यहाँ पे, ठीक है, इजी एकदम। फिर नेक्स्ट द प्रॉब्लम ऑफ डाउटफुल कंक्लूजन एराइजेस मेनली इन, कौन सा यहाँ पे किसमें डाउटफुल कंक्लूजन एराइजेस होता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में, इनफॉर्मल थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस, सॉरी इनफॉर्मल बोला, इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस, इन्फॉर्मेशन थ्रू द मेल क्वेश्चनर, या डायरेक्ट पर्सनल आपका इंटरव्यूज, तो भैया हमेशा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज्यादा आपका प्रॉब्लम मतलब डाउटफुल कंक्लूजन आता है, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद से What is the primary purpose of survey? What is the primary purpose of survey? सर्वे क्यों कराना है? To describe some characteristics of a subject, ये जानने के लिए। फिर नेक्स्ट डाटा कलेक्टेड बाय द रिसर्च इंस्टीट्यूशन, स्कॉलर्स, ट्रेड एसोसिएशन बट नॉट पब्लिश इज, तो जब पब्लिश नहीं होता इसको अनपब्लिश डाटा बोला जाएगा, तो अनपब्लिश इसका आंसर है, देखो यहाँ पे अनपब्लिश डाटा इसको कहा जाएगा। फिर व्हाट शुड ए क्वेश्चनर अवॉइड टू प्रिवेंट लीडिंग रिस्पॉन्स, व्हाट शुड ए क्वेश्चनियर अवॉइड टू प्रिवेंट लीडिंग रिस्पॉन्स, तो सजेस्टिव लैंग्वेज होता है इसका, ठीक है, इसका आंसर। फिर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट पब्लिकेशन, यहाँ में गवर्नमेंट पब्लिकेशन का कौन सा सोर्स नहीं है, तो रिपोर्ट करेंसी गवर्नमेंट पब्लिकेशन का सोर्स नहीं है। फिर इन ए सर्वे व्हाट इज द टाइप, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक क्वेश्चनियर, ठीक है, इन ए सर्वे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मूविंग फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक क्वेश्चन, मतलब सर्वे का टाइम हमको जनरल से स्पेसिफिक क्वेश्चन में क्यों जाना पड़ता है, इंपॉर्टेंस क्या उसका, टू कंफ्यूज द रिस्पोंडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, टू क्रिएट ए सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, टू मेक ए रिस्पोंडेंट कंफर्टेबल, टू मेक द सर्वे शॉर्टर, तो भैया हम लोग को जो रिस्पोंडेंट है उसको कंफर्टेबल कराने के लिए जनरल से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक क्वेश्चन, उसको मतलब जिससे आप पूछने जा रहे हो वो कंफर्टेबल होगा तो ही ना वो आंसर दे पाएगा, तो इसके लिए जनरल से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, तो रैंडम सैम्पलिंग में कैसे किया जाता है भैया, लॉटरी, ठीक है ना,
लॉटरी हो गया तो हमें अनरिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा लॉटरी। व्हाट इज द वन एडवांटेज ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, ठीक, इंटरव्यूज, तो व्हाट इज द वन एडवांटेज ऑफ, अगर पर्सनल इंटरव्यू ले रहे हो तो इसका एडवांटेज क्या है, तो भैया दे अलाउ फेस टू फेस इंटरेक्शन। अगर मान लो कि आप किसी के पास जाओगे और पर्सनली बात करोगे तो आपको फेस टू फेस जानने मिलेगा ना, जो आपको क्वेश्चन चाहिए, जो आपको आंसर चाहिए आप उससे पूछोगे फेस टू फेस, आपको वही आंसर मिलेगा, ठीक है, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन इसका एडवांटेज है। फिर नेक्स्ट, द पर्सन हु प्लान्स एंड कंडक्ट्स एन क्या आपका इंपीरिकल इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली और विद द हेल्प ऑफ द अदर इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर। अब देखो लिखा ना, ए पर्सन हु प्लान्स एंड कंडक्ट्स एन इंपीरिकल इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली और विद द हेल्प, जब हम लोग दूसरे की हेल्प से इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो भैया वो इन्वेस्टिगेटर कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ मेलिंग क्वेश्चनर, मेल, अगर आप क्वेश्चनर को मेल कर दोगे तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है भैया, आपको रिस्पॉन्स ही उतना नहीं मिलेगा। अगर आप किसी को मेल कर दोगे क्वेश्चनर बना के तो आपको उसका मन होगा तो रिप्लाई देगा, उसका मन होगा तो रिप्लाई नहीं देगा, तो भैया इसमें आपका रिस्पॉन्स बहुत कम आता है, तो लो रिस्पॉन्स रेट। फिर नेक्स्ट, एन इंक्वायरी इन विच ईच यूनिट ऑफ यूनिवर्स स्टडी इज कॉल्ड, ठीक है, एन इंक्वायरी में हर एक यूनिवर्स का बारे में स्टडी किया जाता है तो इसको बोलेगा हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एन्यूमरेशन, ठीक है। जब पूरा का बारे में, संपूर्ण के बारे में, एक यूनिवर्स का हर डेटा के बारे में स्टडी किया जाएगा तो उससे बोला जाएगा कंप्लीट एन्यूमरेशन। विच डेटा कलेक्शन मेथड अलाउज फॉर द ऑनलाइन पार्टिसिपेशन, तो ऑनलाइन पार्टिसिपेशन में भैया होता है ऑनलाइन सर्वे, ठीक है, टेलीफोन इंटरव्यूज नहीं होगा, पर्सनल नहीं होगा, मेलिंग नहीं, इसका आंसर होगा ऑनलाइन वाला, ठीक है। 21 का देखो, in information recorded by the informants themselves, where is information supplied by the informants is recorded by the enumerator, तो इसका आंसर होगा भैया in questionnaire, क्या होगा भाई, in questionnaire information is recorded by informants themselves and whereas in schedule information supplied by the informants, ठीक है, इसका आंसर डी होगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दी, देखो यहाँ पे मस्त क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस 2011 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज, मतलब 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया का पॉपुलेशन कितना था, तो भैया 121 करोड़, ठीक है, 121.09 करोड़ होगा, ठीक है, 121 करोड़ 0.09, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी मींस, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, इट इज ए साइंस ऑफ नॉलेज, साइंस फॉर नॉलेज, सर्च फॉर नॉलेज, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, सर्च फॉर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, तो भैया होगा सर्च फॉर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। फिर देखो नेक्स्ट, सेंसस 1901 है ना, इंडिकेट दैट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वाज 23.83 करोड़, तो इसका आंसर होगा आपका 1901, ठीक है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अंडर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ सब पॉपुलेशन इज कॉल्ड, क्या होगा, स्ट्रेटा, इसका आंसर क्या होगा, जब मतलब स्ट्रेटिफाइड, मतलब आपका है ना ये वाला, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग पॉपुलेशन आर डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ सब पॉपुलेशन इज कॉल्ड, जब मतलब पॉपुलेशन को हम लोग जब सब पॉपुलेशन में डिवाइड करते हैं उसको स्ट्रेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटा, मतलब फीमेल के हिसाब से मेल के हिसाब से पॉपुलेशन को बांट दिया गया है तो उसको हम लोग स्ट्रेटा बोलेंगे। जैसे कि मान लो कि 100 करोड़ पॉपुलेशन है, अब 100 करोड़ में मेल कितना है, फीमेल कितना है, बच्चा कितना है, बूढ़ा कितना है, तो उसको जब बांटेंगे ना उसको स्ट्रेटा बोलेंगे, ठीक है। फिर द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन विच वाज 2.2%, ये वाला आंसर होगा इसका, हर साल पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है 2.2% से, ठीक है ना। द सेंसस एक्ट इन इंडिया वाज पास इन द ईयर, सेंसस एक्ट कब इंडिया में पास किया गया था, तो भैया 1948 को पास किया गया था सेंसस एक्ट इंडिया में, इसका आंसर होगा आपका डी 1948। द लास्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज हेल्ड, लास्ट सेंसस कब किया गया था भैया 2011 में, ठीक है, लास्ट सेंसस। द फर्स्ट सेंसस ऑफ फ्री इंडिया वाज कंडक्टेड इन, फर्स्ट सेंसस कब किया गया था, तो भैया ये सब एमसीक्यूज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1951 में फर्स्ट आपका सेंसस हुआ था, देखो आंसर कौन सा है आपका, सी, आंसर विल बी सी 1951, ओके। फिर नेक्स्ट, द स्टैटिस्टिकल डेटा आर कलेक्टेड बाय एनएसएसओ, ये वाला आंसर आपका रिलीज थ्रू इट्स क्वार्टरली जर्नल आर कॉल्ड एनएसओ सर्वसेक्शना, ठीक है, ये वाला आंसर होगा। द फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज कंडक्टेड, तो वही 1951 में, सेम आंसर ही आया हुआ है। इस तरीके से हम लोग का चैप्टर नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट होता है, ठीक है। अब 3 आएगा आपका कौन सा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेज
रेफर द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच फॉर्म डेट कंपैरिजन ऑफ द मास सिमिलर डाटा में बी फैसिलिटेटेड एंड फर्दर एनालिसिस में बी पॉसिबल। अब जब डेटा को आप कलेक्ट कर लोगे तो डेटा को ऑर्गेनाइज करना होगा। अब जब ऑर्गेनाइज करोगे एकदम सिस्टमेटिक वे में तो उसी से कुछ कंक्लूजन निकल पाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर इन ए सच फॉर्म डेट कंपैरिजन ऑफ मास डेटा में भी सिमिलर। अब जब डेटा को कलेक्ट करके लाओगे तो आपको इस तरीके से रखना होगा डेटा को जिससे कि मास डेटा का कंपैरिजन पॉसिबल हो पाए। तो ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्लासिफाइंग रो डेटा। रो डेटा को क्लासिफाइंग करने का प्राइमरी पर्पस क्या है, तो भैया उसको ऑर्डर में रखने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, टू ब्रिंग ऑर्डर फॉर द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अगर आप उसको ऑर्डर में नहीं रखोगे तो एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हो गया आपका, डैश इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ए ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिसेम्बलेंस। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, कलेक्शन। क्या होगा आपका, सॉरी कलेक्शन नहीं होगा, इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ए ग्रुप होगा। ठीक है ना, तो क्लासिफिकेशन इसका आंसर होगा। उसके बाद विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो भैया क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल बताइए आप लोग। ठीक है, तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन देखो, हाइट ऑफ स्टूडेंट, तो ये कोई क्वालिटेटिव, अगर किसी के स्टूडेंट का हाइट पूछा गया है तो हाइट हमेशा नंबर्स में आता है, नंबर्स बोले तो क्वांटिटी, तो ये नहीं होगा। उसके बाद स्कोर इन एग्जाम, स्कोर भी नंबर में आता है तो वो भी नहीं होगा। फिर वेट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का वेट केजी में आएगा, वो भी नंबर्स में, वो भी नहीं होगा। तो क्वालिटेटिव क्या होगा, कलर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, तो ये होगा क्वालिटेटिव हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल डिफरेंसेस इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, स्पाशियल क्लासिफिकेशन या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब भी जियोग्राफी मतलब एरिया वाइज हम लोग क्या करेंगे, आपको क्लासिफाई करेंगे ना, जब भी एरिया वाइज डेटा को क्लासिफाई किया जाता है तो उसको हमेशा हम लोग स्पाशियल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, टाइम के हिसाब से अगर क्लासिफिकेशन होगा तो उसको क्रोनोलॉजिकल बोलेंगे। ठीक है, याद रखना आप लोग। व्हाट इज द टेक्निक यूज इन द फॉर्मिंग क्लासेस इन द डेटा क्लासिफिकेशन। कौन सा टेक्निक को मतलब यूज किया जाता है फॉर्मिंग ए क्लास इन द डाटा क्लासिफिकेशन, सॉर्ट किया जाता है डाटा में। ठीक है, अब देखो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम। मैंने भी बताया टाइम के बेसिस पे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो भैया बेसिस ऑफ टाइम होगा इसका, कहा गया आपका बेसिस ऑफ टाइम, आंसर नंबर 1 ये इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी क्लासिफाइड अंडर मेटल्स। मेटल्स में कौन सा क्लास, देखो यहाँ पे कौन सा आएगा आपका, न्यूज़पेपर नहीं आएगा, प्लास्टिक बोतल नहीं आएगा, एम्प्टी ग्लास में, मेटल में तो भैया कॉपर वायर आता है, इसका आंसर होगा कॉपर वायर। फिर when the data collected is group with the reference to time, अगर टाइम के हिसाब से डेटा को मतलब ग्रुप में डाल दिया गया, इट इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैंने बताया ना टाइम के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल होता है आपका। फिर व्हाट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन वुड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास रिप्रेजेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट एक क्लास में रिप्रेजेंट करेगा आपका क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्लासिफिकेशन कहा जाएगा, क्वालिटेटिव तो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट द data recorded according to the standard of education like illiterate, primary, secondary, graduate, technical is known as classification। तो भैया इसको बोला जाएगा कौन सा, क्वांटिटेटिव, जियोग्राफिकल, क्वालिटेटिव। अब देखो मतलब देखो यहाँ पे एजुकेशन के हिसाब से, ठीक है, सेकेंडरी देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड टू द एजुकेशन लाइक इलिटरेट, प्राइमरी, सेकेंडरी के, ग्रेजुएट के हिसाब से लोगों को अलग किया गया है। तो कौन सा क्लासिफिकेशन होगा, क्वालिटेटिव होगा, क्वालिटी के हिसाब से लोगों को अलग किया गया है। ठीक है, What is the main characteristics of vicariate frequency distribution? तो भैया it use two variables। ठीक है, इसका आंसर होगा it uses two variables। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एक गुड क्लासिफिकेशन शुड है, एक अच्छा क्लासिफिकेशन कब किसको माना जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिवनेस को। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब देखो बोथ अपर एंड लोअर क्लास लिमिट्स आर इंक्लूड, मतलब इसमें दोनों बोथ अपर एंड लोअर क्लास लिमिट इंक्लूड किया जाता है, उसको कौन सा बोला जाता है, इंक्लूसिव बोला जाता है मेथड या वेरिएबल मेथड या ऑल ऑफ द अबव। तो भैया इसका होगा आंसर क्या, इंक्लूसिव। ठीक है, क्या होगा आपका, इंक्लूसिव। ठीक है, इंक्लूसिव में अपर और लोअर दोनों को इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूसिव सीरीज होगा। एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखा आपका,
एक कैरेक्टरिस्टिक्स और फेनोमेनन विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम इज कॉल्ड। मतलब अपना वैल्यू हर टाइम कौन बदलते रहता है, तो भैया अपना वैल्यू खुद हर टाइम भैया वेरिएबल बदलते रहता है। वेरिएबल एक्स, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, एक्स का वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो एक्स अपना हमेशा वैल्यू को क्या करते रहता है, चेंज। कभी एक्स 8 आ जाता है तो कभी एक्स 5 हो जाता है। तो एक्स हमेशा मतलब ऐसा नंबर जो बार बार वैल्यू को चेंज करे उसको हम लोग क्या बोले भैया, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा वैल्यू जो जो बार बार अपना वैल्यू चेंज करता है उसको भैया हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द एग्जिस्टेड क्लास मार्क फॉर्मूला, तो एग्जिस्टेड क्लास मार्क फॉर्मूला नंबर बी होगा आपका, बी एग्जिस्टेड अपर लिमिट ऑफ क्लास प्लस एग्जिस्टेड लोअर लिमिट ऑफ क्लास डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर होगा आपका बी। फिर नेक्स्ट होगा व्हाट इज नहीं सॉरी कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होगा आपका, इंक्रीज इन जंप्स एज्यूम्स एंड एक्स। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल हमेशा रेंज के फॉर्म में आएगा, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, तो कंटिन्यूअस हमेशा क्या में आता है, रेंज के फॉर्म में। तो भैया ये आएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका, विच वेरिएबल इंक्रीज इन जंप्स और कंप्लीट नंबर, ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो कंप्लीट नंबर में जंप करेगा, ठीक है। तो भैया इसका आंसर होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट हमेशा कंप्लीट नंबर 2, 4, 6 ये सब कंप्लीट नंबर है ना, इसमें जंप करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या होगा, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल, नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा या ना हाइट ऑफ स्टूडेंट, नॉन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव। तो भैया होगा हाइट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल का। फिर नेक्स्ट क्या आपका, सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा विथ वन वेरिएबल ओनली इज कॉल्ड, क्या होगा आपका, इंडिविजुअल सीरीज। देखो सीरीज ऑफ ए स्टैटिस्टिकल डेटा विथ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल होता है तो भैया वो होता है इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट में तो नहीं होगा भैया, डिस्क्रीट के साथ फ्रीक्वेंसी लगा होगा, कंटिन्यूअस रेंज के फॉर्म में आता है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, इंडिविजुअल सीरीज होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन, डेटा क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस क्या होता है, तो टू ब्रिंग ऑर्डर एंड समराइज द रो डेटा, मतलब रो डेटा को एक ऑर्डर के फॉर्म में समराइज वे में लिखना ही क्लासिफिकेशन का मेन मोटो होता है। फिर द सीरीज इन विच लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल और अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल मिसिंग, ऐसा कौन सा सीरीज है जिसमें अपर लिमिट मतलब यहाँ में लिखा ना क्लास लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, लोअर लिमिट ऑफ क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लास, ठीक है, दोनों क्या होगा, मिसिंग होता है। मतलब फर्स्ट क्लास देखो, फर्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट एंड लास्ट क्लास लिमिट का क्या होगा आपका अपर लिमिट, क्या होता है भाई, गायब रहता है, क्या रहता है, गायब। तो कौन सा यहाँ पे होगा, तो भैया इसका आंसर होगा भैया ओपन एंडेड सीरीज। क्या होगा आपका, ओपन एंडेड में लोअर पहला क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट एंड लास्ट वाले क्लास का अपर लिमिट गायब रहता है, तो ओपन एंडेड सीरीज होता है भाई। इसको हम लोग मीन मीडियन मोड करते हैं तो हम लोग ये सीखते हैं, मीडियन में बेसिकली ये होता है। Which of the following is the first step in the organization of data? Which of the following is the first step in the organization of data? First step कौन सा होता है, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन या प्रेजेंटेशन। तो भैया सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद ही ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। फिर नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम ऑकर्स इन ए सीरीज, एक मतलब ये लिखा ना, द नंबर ऑफ टाइम्स एक आइटम अगर बार बार आता है, बार बार अकर होता है तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, ऐसा नंबर जो बार बार है उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेरिएबल इज ऑलवेज एन इंटीजर, क्या में होगा, इंटीजर में होगा। द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का डिफरेंस क्या कहलाता है आपका, क्लास इंटरवल, याद है ना, 0 से 10, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा भाई, दोनों का डिफरेंस क्या है 10, तो ये कहलाएगा आपका क्लास इंटरवल। फिर एवरेज वैल्यू ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड मिड वैल्यू, क्या बोला जाएगा इसको, मिड वैल्यू। देखो यहाँ में 0 से 10 है ना क्लास इंटरवल, 10 से 20 है ना, तो ऐसे जैसे कि 10 प्लस दोनों का एवरेज निकालेंगे आप लोग 2, तो आंसर आएगा आपका कितना आएगा 30, मतलब यहाँ में आएगा आपका आंसर 15। 15 क्या कहलाएगा आपका मिड वैल्यू, क्या कहलाएगा आपका मिड वैल्यू। तो आंसर आपका दोनों का एवरेज निकालने से मिड वैल्यू निकलता है। फिर नेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल ऑर्डर इज टर्म एज स्टैटिस्टिकल सीरीज। देखो अरेंजमेंट ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर में हमेशा स्टैटिस्टिकल सीरीज को डालते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद में द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल्स, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल इज नोन एज अनवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, सब मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, वाइब्रेट डिस्ट्रीब्यूशन, या भाई इसका आंसर होगा वाइब्रेट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
फिर नेक्स्ट चैप्टर 4 में हम लोग आगे आ पाएगा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में क्या देखो मींस एग्जीबिट, देखो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मींस एग्जीबिशन ऑफ डेटा इन सच क्लियर एंड एट्रैक्टिव मैनर, मतलब जब भी डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो प्रेजेंट हमको क्लियर एट्रैक्टिव वे में करना चाहिए जिससे कि डेटा इजीली अंडरस्टूड हो जाए, उससे फर्दर एनालिसिस पॉसिबल हो, तो इसका होगा प्रेजेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका सीरीज इन विच फ्रीक्वेंसीज आर कंटिन्यूसली एडेड टू द corresponding टू द ईच क्लास इंटरवल इन दी सीरीज। देखो याद है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग जब भी मीडियन निकालते हैं तो फ्रीक्वेंसी को प्लस करते जाते हैं, तो वे इसका आंसर होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन का फॉर्म कौन सा नहीं है, तो डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन नहीं है, टेबुलर नहीं है, या कैप्शन प्रेजेंटेशन, या आपका डायग्रामेटिक नहीं है, तो भैया कैप्शन प्रेजेंटेशन नहीं होता है, तो ये आंसर हो गया आपका। डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंटेशन करते हैं, टेबुलर वे में प्रेजेंटेशन करते हैं, कैप्शन नहीं होता है हम लोग का आंसर, ठीक है ना। अरेंजमेंट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल ऑर्डर, मतलब देखो यहाँ लिखा ना अरेंजमेंट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल ऑर्डर इज टर्म एज कलेक्शन ऑफ सीरीज, सैंपल सीरीज, स्टैटिस्टिकल सीरीज, तो आंसर होगा भैया स्टैटिस्टिकल सीरीज। पढ़ने से मालूम चला लॉजिकल वे में हम लोग स्टैटिस्टिकल सीरीज को ही डालते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स, जब भी एट्रीब्यूट्स का बात आएगा तो हमेशा याद रखना किसके बारे में बात हो रहा है, आपके क्वालिटी के बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है भैया, क्वालिटी के बारे में बात हो रहा है, तो इसका आंसर होगा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड, क्या होगा आपका सिस्टम, ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड आपका टेबल। देखो टेबल में हम लोग डेटा को एक सिस्टमेटिक वे में देखो टेबल में रो बनाया जाता है, कॉलम बनाया जाता है, उसके बाद डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, तो भैया इसका आंसर होगा टेबल, ठीक है। According to the census of 2011, what is the literacy rate of males in the urban areas? तब भैया लिटरेसी रेट कितना था मेल का, अर्बन एरिया 90% था। फिर द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इन द स्टैटिस्टिकल टेबल इज कॉल्ड बॉडी। जब भी देखो जो भी एक जब आप टेबल बनाओगे, ठीक है, टेबल में जो भी इस टेबल में पूरा जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन डालते हैं सभी संपूर्ण को हम लोग बोलते हैं बॉडी, क्या बोलते हैं भाई, बॉडी, ठीक है। The other name of pie diagram is circular diagram. Other name of pie diagram is circular diagram. Pie diagram को हम लोग circular diagram भी बोलते हैं। फिर next, the most commonly used device for presenting business and economic data is the most commonly used device of मतलब सबसे ज्यादा हम लोग प्रेजेंटेशन कौन सा डिवाइस से करते हैं, तो भैया हमेशा बार डायग्राम के हेल्प से सबसे ज्यादा हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं बिजनेस और इकोनॉमिक्स के डेटा को। इन स्पेशियल क्लासिफिकेशन व्हाट इज द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, तो स्पेशियल बोले तो प्लेस, क्या बोले प्लेस, तो इसका आंसर होगा प्लेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन करेक्ट है। बार्स में भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जो हम लोग बार डायग्राम बनाते हैं ना ये वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है ना, ठीक है, दोनों हो सकता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों होता है। साथ ही साथ ब्रेथ ऑफ ईच बार रिमेन सेम, हर का ब्रेथ सेम होता है। उसके बाद सब एक बेस लाइन पे ही कॉमन रहता है, सब एक बेस लाइन पे बना रहता है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट आपका द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन इंडस्ट्री अंडर द डिफरेंट हेड्स इज द बेस्ट प्रेजेंटेड बाय, टोटल एक्सपेंडिचर एक इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री का जो भी खर्चा है वो किस हेड में दिखा सकते हो बढ़िया से, तो कंपोनेंट बार डायग्राम से हम लोग दिखा सकते हो बढ़िया से। फिर फॉर टेबुलेशन कैप्शन इज द अपर, क्या होगा देखो फॉर द टेबुलेशन कैप्शन, देखो टेबल में ऊपर वाला जो पार्ट होता है जहाँ पे कॉलम एंड सब कॉलम को दिखाया जाता है इसको बोलते हैं हम लोग कैप्शन बोलते हैं। तो द अपर पार्ट ऑफ द टेबल दैट डिस्क्राइब द कॉलम एंड सब कॉलम, जो आपको मान लो कि ये टेबल हो गया, देखो यहाँ पे, हाँ ये टेबल है, ठीक है, मान के चलो टेबल में ये टेबल हो गया, इसके अंदर में कॉलम होता है, फिर इसके अंदर में सब कॉलम होता है, तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं कैप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई कैप्शन बोलते हैं, ठीक है ना। फिर पूरे को पूरा बॉडी बोलते हैं, फिर साइड वाले को स्टॉप बोलते हैं, सब याद रहना चाहिए, ये सब मैंने थ्योरी में पूरा कंप्लीट करा के दे के रखा हुआ आप लोगों को। फिर नेक्स्ट व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सोर्स इन द स्टैटिस्टिकल टेबल, तो स्टैटिस्टिकल टेबल का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, टू प्रोवाइड डेटा, टू एक्सप्लेन डेटा, तो आपका टू इंडिकेट डेटा ओरिजिन, टू समराइज फाइंडिंग, तो भैया होगा टू इंडिकेट डेटा ओरिजिन, ठीक है, आंसर होगा आपका सी। ए पाई डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड, देखो पाई डायग्राम को सर्कुलर भी बोलते हैं हम लोग और एंगुलर भी बोलते हैं, तो दोनों आंसर सही है, पाई डायग्राम को सर्कुलर भी बोला जाता है और एंगुलर भी बोला जाता है। व्हाट इज द बेस ऑफ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम का बेस क्या होता है भाई,
फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल में क्या होता है, तो भैया हिस्टोग्राम हमेशा बनाया जाता है किसके हेल्प से, क्लास इंटरवल्स के हेल्प से, ठीक है ना। तो व्हाट इज द बेस ऑफ हिस्टोग्राम, तो क्लास इंटरवल होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जब डेटा को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन। जब भी डेटा को हम लोग टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे भैया, हम लोग टेबुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, टेबुलेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा, एक ग्राफिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, तो वह इसका आंसर होगा हिस्टोग्राम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड हिस्टोग्राम होगा, ठीक है। इन हिस्टोग्राम द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, क्लास विथ एंड क्लास मार्क, ऑल ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसी एंड नन ऑफ द अबव, क्लास विथ एंड क्लास मार्क के हिसाब से बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राफिकल मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा, तो ग्राफिकल मेथड यहाँ में क्या नहीं है, बार तो भैया ग्राफिकल मेथड में आता है, पाई भी आता है, हिस्टोग्राम भी आता है, ठीक है। सॉरी बार नहीं आता है, पाई चार्ट आता है, हिस्टोग्राम आता है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आता है, बार नहीं आता है आपका ग्राफिकल में, ठीक है। तो बार इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, तब बार हो गया आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद which of the following is prepared by using the class interval and frequency, which of the following is prepared by the using class interval and frequencies, तो class interval and frequencies के हिसाब से किसको बनाया जाता है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन एंड ओगिव को, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट एंड ओगिव को, हिस्टोग्राम आपका फ्रीक्वेंसी एंड पॉलीगॉन एंड इसको बनाया जाता है, या आपको इसका आंसर होगा आपका हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन एंड ओगिव। देखो क्लास आपका इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी से किसको बनाया जाता है, आपका हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसीज, पॉलीगॉन एंड ओगिव को बनाया जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का प्राइमरी यूज क्या होता है, तो टू एनालाइज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पहला आंसर, टू एनालाइज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहला आंसर होगा। फिर नेक्स्ट ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ओगिव। जब हम लोग ग्राफिक प्रेजेंटेशन करेंगे कम्युलेटिव को, जब भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बीच वाला पॉइंट हम लोग का क्या बनता है, ओगिव निकल के आ जाता है हम लोग का, ठीक है। बीच वाला पॉइंट मीडियन कहलाता है आपका, ठीक है। तो ये ओगिव होगा इसका आंसर। द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओगिव, देखो ये एक ओगिव हो गया, ये एक ओगिव हो गया, जब इंटरसेक्ट होता है तब यह क्या कहलाता है, ये मीडियन, तो आंसर होगा आपका मीडियन। फिर टाइम सीरीज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मेट ऑफ, टाइम सीरीज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मेट ऑफ लाइन ग्राफ। देखो टाइम सीरीज में लाइन ग्राफ के हिसाब से हम लोग को टाइम सीरीज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मेट ऑफ लाइन ग्राफ्स होगा इसका आंसर। फॉल्स बेस लाइन एंड किन लाइन आर यूज इन ग्राफ्स, ग्राफ्स में हम लोग को फॉल्स बेस लाइन एंड किन यूज किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग का है, अब आ गया चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं फटाक से। देखो A representative average should be, a representative average should be simple to calculate, easily defined based on all observation। जब भी एवरेज निकालना होता है, ठीक है, एक एवरेज निकालना होता है तो सिंपल टू कैलकुलेट करना इजी होता है, इजीली डिफाइन होता है, एंड बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस, सभी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एवरेज निकाला तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। Which of the following is not a measure of central tendency, यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर्स कौन नहीं है, तो अर्थमेटिक मीन तो है, मीडियन भी है, मोड भी है, रेंज नहीं है, ठीक है, तो काट दो रेंज को, तो रेंज का आंसर है। फिर द मीडियन ऑफ द नंबर इज, द मीडियन ऑफ द नंबर इज, तो मीडियन क्या आपका, देखो मीडियन में असेंडिंग टू डिसेंडिंग अरेंज किया जाता है, तो यहाँ पे असेंडिंग टू डिसेंडिंग अरेंज ही है। अब 1 2 3 4 5 6 नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6, तो भैया क्या होगा आपका 6 नंबर का मीडियन क्या होगा आपका, 6 नंबर का मीडियन है 3, निकाल कर देख लेना, इंडिविजुअल सीरीज एकदम इजी है इसका आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, तो भैया इसका देखो सबसे ज्यादा कौन सा मेथड यूज किया जाता है सेंट्रल टेंडेंसी में, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। विच मेजर्स इज द इजीएस्ट टू आइडेंटिफाई विजुअली ऑन हिस्टोग्राम, तो भैया मोड, हिस्टोग्राम से मोड इजिली आइडेंटिफाई हो जाता है। फिर द एवरेज of the deviation of the observation from their mean is always 0 पॉजिटिव, भाई इसका आंसर 0 ही होगा, क्या 0 होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट द मीन ऑफ 11 नंबर इज 7, वन ऑफ द नंबर क्या लिखा हुआ है, द मीन ऑफ 11 नंबर इज 7, वन ऑफ द नंबर 13 इज डिलीटेड, 13 डिलीटेड हो गया है। व्हाट इज द मीन ऑफ द रिमेनिंग
10 नंबर्स। तो भैया 10 नंबर्स का आप मीन बना के देखो इसका आंसर कैसे होगा। देखो यहाँ पे पूछा गया है द मीन ऑफ 11 नंबर इज 7, 11 नंबर का मीन क्या है 7 है। एक नंबर 13 क्या हो गया डिलीट हो गया है, तो व्हाट इज द मीन ऑफ द रिमेनिंग 10 नंबर्स, तो 10 नंबर्स का मीन क्या होगा, ठीक है। तो भैया देखो समझना यहाँ पे, तो मीन का फॉर्मूला आता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन का फॉर्मूला है, तो मीन हम लोग का 7 है, 7 दिया हुआ मीन, टोटल नंबर कितना आपका 11 है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बताने तो सबसे पहले सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन निकालो। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे 1 होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना निकल गया आपका 77। फिर हमको निकालना होगा न्यू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेगा, तो देखो टोटल नंबर ऑफ, तो आपका पहला ओल्ड वाला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना 77, एक नंबर 13 डिलीट हो गया तो 13 को माइनस करो तो न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया 64 आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना फिर से मीन, अब फिर से मीन वापस निकालना था, फॉर्मूला था सेम ही रहेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया आपका 64 एंड टोटल नंबर कितना हो गया 10, 10 है ना, 10 नंबर के मीन पूछा गया है, तो आंसर होगा 6.4, तो आंसर विल बी सी, ठीक है, हो गया तमीजी। इफ द डेटा इज सेट बाय सिमेट्रिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो भैया मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड ये होगा, ठीक है। डेटा जब सिमेट्रिक होता है तो तीनों इक्वल होता है आपका। अब सिमेट्रिक क्या है सब मैंने थ्योरी में बताया हुआ, तो वहां से जाके पढ़ना पड़ेगा आपको। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल इज यूज फॉर, मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ द अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन यूज किया जाता है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन, ऑफ द मीन, इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स मीन का नहीं है, तो इट इज द बेस्ट यूज फॉर द ऑर्डिनल डाटा, तो ये नहीं है आपका आंसर, डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ इसका। फिर नेक्स्ट है a measures of a central tendency gives the value above which half of the values fall and below which half of the value एक मिनट, a measures of central tendency gives as the value above which half of the values fall and below which half of the values fall is called maxima, mode, median, या क्या बोला जाता है इसको, तो इसको बोला जाता है हम लोग का मीडियन, ठीक है। मतलब सिंपल सा बात है, सीरीज उसको दो भागों में डिवाइड कर दोगे तो हाफ हो जाएगा, तब का मीडियन हो जाएगा आपका, ठीक है, बिलो ने अबव में। फिर नेक्स्ट होगा आपका अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस 5 7 9 5 20 इज क्या होगा, तो भैया कैलकुलेट करके देख लेना मीन कैसे निकाला जाता है, सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय नंबर्स 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 सबको जोड़ना, डिवाइडेड बाय नंबर्स करना, मीन निकल के आपका आ जाएगा। फिर नेक्स्ट व्हाट डज द मोड रिप्रेजेंट इन ए सेट ऑफ डेटा, सेट ऑफ डेटा में मोड क्या रिप्रेजेंट करता है, तो भैया मोड एक ऐसा नंबर है जो बार बार अकर होता है, जो ऐसा नंबर जो बार बार आए उसे मोड कहलाता है, वो मोड कहलाया जाता है, ठीक है ना। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, जो डेटा बार बार आए उसी को क्या कहा जाता है, मोड कहा जाता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू मोड नहीं होता है, एवरेज नहीं होता है, मिडिल नहीं होता है, तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली डेटा बार बार अकर हुआ है तो आपका मोड होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट स्कोर, तो मीडियन भाई निकालने में नहीं सिखाऊंगा, इंडिविजुअल से फटाक से कैलकुलेट करके निकाल लेना। इन ए कंटिन्यूअस सीरीज व्हाट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल, तो भैया अर्थमेटिक मीन, देखो इन ए कंटिन्यूअस सीरीज व्हाट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द मिड पॉइंट्स, जब भी कंटिन्यूअस सीरीज जैसे कि 0 से 10 10 से 20 होगा, तो 10 से मतलब 20 है, तो दोनों को हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू का निकालते हैं या नहीं निकालते हैं 15, तो यहाँ पे क्या होगा अर्थमेटिक मीन के केस में होता है, अर्थमेटिक मीन हो गया आंसर। फिर नेक्स्ट विच ऑफ दिस सेंट्रल टेंडेंसीज कैन टेक प्लेस एक्सट्रीम वैल्यूज एंड्स, ठीक है, तो भैया मोड होगा इसका आंसर। विच इज नॉट ए मेथड ऑफ फाइंड अर्थमेटिक मीन, डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद से स्टेप डिवीजन से भी अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन कार्ल पियर्सन मेथड से अर्थमेटिक मीन निकाला नहीं जाता है, इसका आंसर होगा डी, तो डी मार देना, ठीक। उसके बाद में व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लास इंटरवल, देखो यहाँ पे लिखा ना आपका क्या, व्हाट टाइप ऑफ क्लास इंटरवल इज 0 to 10 10 से 20 आर कंसिडर, तो जब भी 0 से 10 10 से आपका यहाँ 10 से क्या होगा 20, तो ये भैया कौन सा सीरीज होता है आपका एक्सक्लूसिव, आई इंक्लूसिव में अपर लिमिट एक्सक्लूड, ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा एक्सक्लूसिव सीरीज होगा आपका। Which of the following statement is a false regarding mode, मोड के रिगार्डिंग फॉल्स है, स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू से मोड हमेशा इफेक्ट होता है, तो ये फॉल्स है। फिर नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैलकुलेट द मीन बाय फाइंडिंग सम फॉर्म। तो भैया डायरेक्ट मेथड, ये वाला जो सम ऑफ लिखा हुआ ना, सम ऑफ एफ एम, जब हम सम ऑफ एफ एम करते हैं ना, डिवाइडेड बाय एफ कर देते हैं, तो भैया इससे क्या निकल कर देता है आपका डायरेक्ट मेथड है ये निकालने का, किसका मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड है। तो इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नोन एज, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नोन एज एवरेज। क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग एवरेज पढ़ा करते हैं, ठीक है ना। विच पार्टीशन वैल्यू डिवाइड्स द टोटल सेट ऑफ इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जब भी एक सीरीज को 4 इक्वल भागों में बांट दिया जाए तो वो क्वार्टाइल कहलाता है। तो क्वार्टाइल इसका आंसर हो गया। इफ द अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, दिस मींस इट इज सेंसिटिव है। एक्सट्रीम वैल्यूज, दूर वाला वैल्यू से अगर वो इफेक्ट करता है तो इसका मतलब सेंसिटिव बात है, ठीक है, सेंसिटिव है। उसके बाद में एनी मेजर्स दैट इंडिकेट द सेंटर ऑफ सेट ऑफ डेटा अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड, भैया स्क्यूनेस, सिमेट्री स्क्यूनेस होगा। इसका आंसर होगा आपका सेंट्रल, एनी मेजर्स दैट इंडिकेट द सेंटर ऑफ सेट ऑफ डेटा अरेंज इन ऑर्डर मैग्नीट्यूड, मतलब एक ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज किया जाता है, तो इसका सेंट्रल टेंडेंसी होता है आपका आंसर, सेंट्रल टेंडेंसी। फिर परसेंटाइल डिवाइड्स द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स, नन ऑफ दिस। जब भी वर्ड होगा परसेंटाइल तो होगा 100, जब भी वर्ड होगा डिसाइल तो 10, याद रखना आप लोग, ठीक है। परसेंटाइल में आपका 100 होता है, 10 में आपका डिसाइल होता है, ठीक है। तो यहाँ में आपको हो गया आपका। तो रिलेशनशिप, भाई VBA ये क्वेश्चन को अच्छा से देख लेना, ये पूछ सकता है एग्जाम में। रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। तो रिलेशन जब भी मीन मीडियन मोड में पूछा जाएगा तो याद रखना मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये पूछा जाता है, तो याद रखना। विच वन इज द फीचर ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली का फीचर क्या होता है, सिंगल सेलर होता है, मेनी बायर्स होता है, बताइए आपको। फिर मोनोपोली में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, न्यू फॉर्म फटाक से बिजनेस में आ नहीं सकता, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। फिर नेक्स्ट, ए डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड इफ मीन मीडियन मोड आर, क्या होगा, क्या होगा आपका आंसर, इक्वल, नॉट इक्वल, सिमेट्रिक या ऑल ऑफ दिस। तो इसका होगा आंसर होगा नो, आपका नॉट इक्वल। इस तरीके से अभी ये भी चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट है आपका कोरिलेशन, द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज नोन एज कोरिलेशन। जब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन होते हैं तो भैया उसी को हम लोग कोरिलेशन बोलते हैं ना। तो कोरिलेशन में रिलेशन ढूंढा जाता है, ठीक है ना। तो आप देखो, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल इज मेजर बाय द कोरिलेशन। जब दो चीजों में उनको रिलेशन ढूंढना है तो भैया कोरिलेशन का यूज करना पड़ेगा। तो भैया कोरिलेशन हो गया। फिर नेक्स्ट, व्हाट डज कोरिलेशन मेजर्स, कोरिलेशन को कैसे निकाला जा सकता है, कैजुअलाइजेशन, क्या आपका कैजुएशन, कोवेरिएशन, कोवेरिएशन इसका आंसर होगा, क्या होगा आपका कोवेरिएशन। कोरिलेशन इज द स्टडी ऑफ एनालिसिस यूनी वेरिएट, बाइवेरिएट, मल्टीवेरिएट, ऑल ऑफ दिस, तो बाइवेरिएट होगा इसका आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज ऑलवेज बिटवीन, क्या होगा आपका -n और +1 के बीच हमेशा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आता है। फिर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी नेगेटिव, देखो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच कोरिलेशन कैसा आ सकता है, वो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, लीनियर भी आ सकता है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। Which of the following is a type of graphical representation used in correlation analysis? Which of the, देखो ग्राफिकल, जब भी कोरिलेशन में ग्राफिकल का बात आएगा तो स्कैटर डायग्राम के बारे में बात किया जाएगा, क्या किसके बारे में, स्कैटर डायग्राम के बारे में, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इंक्रीज ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इज एग्जांपल ऑफ, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी घट जाता है, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी, डिमांड में आप लोगों ने पढ़ा था ना, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी क्या होता है, घट जाता है। तो भैया कौन सा कोरिलेशन होगा आपका, नेगेटिव कोरिलेशन। एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा, घट रहा है, तो नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा आपका एग्जांपल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, तो भैया ये भी +1, मैक्सिमम वैल्यू रैंक कोरिलेशन कितना आएगा, +1 आना चाहिए। नेगेटिव कोरिलेशन इज आल्सो नोन एज इनवर्स कोरिलेशन, नेगेटिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स, एक घटा तो एक बढ़ा, ऐसा नहीं होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शोज द पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाए ना तो उससे हम लोग पॉजिटिव, जैसे कि इनकम बढ़ता है तो खर्चा भी बढ़ता है, दोनों बढ़ रहा है ना, इनकम बढ़ने से खर्चा बढ़ता है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो जब भी कोई भी एक ही डायरेक्शन में जाए, दो चीज एक ही डायरेक्शन में जाए तो भैया वो होता है आपका कौन सा कोरिलेशन, आपका पॉजिटिव, मतलब इनकम एंड कंजम्पशन, इनकम बढ़ने से खर्चा आप लोग बढ़ा देते हो तो ये भैया पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर कोएफिशिएंट कोरिलेशन 0.62, 0.7, तो ये स्टैंडर्ड होता है, मॉडरेट, ठीक है, ये सब होता है ना। तो 0.62, 0.75 क्या कौन सा होगा, परफेक्ट कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, हाई डिग्री, तो भैया मॉडरेट होगा इसका, ठीक है। तो पॉजिटिव, मॉडरेट
मॉडरेट मॉडरेट नहीं होगा, सिर्फ होगा पॉजिटिव मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, ये सब मैंने पूरा थ्योरी में कवर अप किया हुआ है, आप लोग चाहोगे तो वीडियोस जाके देख सकते हो। ठीक है, फिर रिलेशनशिप इस वीडियो में नहीं, मैंने पूरा का पूरा थ्योरी भी करा कर रखा हुआ कोरिलेशन का, इंडेक्स नंबर का, वहां से जाके आप देख सकते हो। ठीक है, फिर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है, तो भाई एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, पता ही है, या एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, या दूसरा बढ़ेगा तो तीसरा को घटना होगा। तो जब एक बढ़ता है दूसरा घटता है तो भैया नेगेटिव रिलेशन होता है, तो नेगेटिव हो गया। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डिनोटेड बाय आर, कोरिलेशन को आर से डिनोट किया जाता है। उसके बाद से द क्लोजर द स्कैटर पॉइंट्स लाई ऑन ए स्कैटर डायग्राम द, क्या होगा आपका यहाँ पे, हायर द कोरिलेशन। फिर द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन, जब दो डेटा के बीच आपका कोरिलेशन तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल कोरिलेशन। फिर नेक्स्ट द कोरिलेशन बिटवीन द शू साइज एंड इंटेलिजेंस, अब आपका जूता का साइज आपका नॉलेज में कोई भी कोरिलेशन नहीं किया, कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो जीरो कोरिलेशन होगा उसका आंसर। ठीक है, सिंपल कोरिलेशन इज आल्सो कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन को हम लीनियर कोरिलेशन भी बोलते हैं। फिर इन मेनी पॉजिटिव कोरिलेशन व्हेन वेरिएबल डिक्रीज अदर वेरिएबल टिपिकली क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा आपका, सॉरी यहाँ में देखो और पॉजिटिव कोरिलेशन के बारे में बात है ना, तो जब भी पॉजिटिव कोरिलेशन हो तो जो दो डेटा एक ही वे में जाएंगे, अगर एक डेटा डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा डेटा भी डिक्रीज ही हो रहा होगा, लिखा ना, इन ए पॉजिटिव कोरिलेशन व्हेन वन वेरिएबल डिक्रीज तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज ही हो रहा होगा। तो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ही होता है दोनों डेटा सेम डायरेक्शन में जाने वाले हैं, जब दो डेटा सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो भैया उसको पॉजिटिव कोरिलेशन, या तो वो घटो या तो वो बढ़ो, लेकिन सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो भैया वो कौन सा कोरिलेशन होगा, आपका पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, तो भैया इसका आंसर होगा डिक्रीज। ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन इज क्या आपका, मल्टीपल कोरिलेशन जब दो या दो से ज्यादा डेटा के बारे में, वेरिएबल के बारे में स्टडी होता है तो मल्टीपल कोरिलेशन होता है। तो व्हेन द कोरिलेशन इज स्टडी बिटवीन द थ्री और मोर वेरिएबल्स तो भैया मल्टीपल कोरिलेशन होगा। इन ए नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप कब कैसे होता है, अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा, y घटेगा तो x बढ़ेगा। ठीक है, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो वो नेगेटिव रिलेशन होता है। तो जैसे कि x इंक्रीज y इंक्रीज नहीं होगा, x डिक्रीज y डिक्रीज, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। फिर x इंक्रीज y डिक्रीज, तो आंसर होगा आपका सी, x इंक्रीज है तो y घट रहा है। द नॉन मैथमेटिकल मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन इज भैया स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम आपको डायग्राम के हिसाब से कोरिलेशन बताया जाता है कि पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इसमें कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज किया नहीं जाता, तो स्कैटर डायग्राम हो गया आपका। फिर स्कैटर डायग्राम इज अ मेथड ऑफ स्टडिंग वैल्यू ऑफ डिस्पर्सन, कंपेयरिंग एवरेज, डिग्री ऑफ रिलेशन एंड नन, तो भैया हमेशा डिग्री ऑफ रिलेशन, कितना रिलेशन है, ठीक है, डेटा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर शो द पॉजिटिव कोरिलेशन, तो भैया पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होगा, इनकम एंड कंजम्पशन, इनकम बढ़ रहा है तो खर्चा भी बढ़ रहा है। क्या नेक्स्ट, इफ प्लॉटेड डॉट्स इन द स्कैटर डायग्राम आर द ऑलमोस्ट इन द स्ट्रेट लाइन शोइंग द अपवर्ड ट्रेंड देन इट इज, कौन सा कोरिलेशन होगा, परफेक्ट, नेगेटिव, अगर दोनों, देखो यह मैं बता देता हूँ स्कैटर डायग्राम बना के। ठीक है, जैसे कि मान लो ये स्कैटर डायग्राम हो गया, जब डेटा इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग है ना, डेटा एकदम साथ साथ में, तो भैया ये कौन सा होगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर व्हाट डज ए लो कोरिलेशन स्कैटर डायग्राम इंडिकेट, तो वाइडली डिस्पर्स पॉइंट्स को दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, आपका लो कोरिलेशन है, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन होना चाहिए, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन होना चाहिए। जैसे कि डेटा देखो बहुत सारा दूर दूर में है ना, ऐसा डेटा डिस्पर्स है ना बहुत दूर दूर में ना, तो ये आपका लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन बताता है। ठीक है, तो ये होगा वाइडली डिस्पर्स पॉइंट। फिर ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन इज सिग्निफाइड बाय -1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेंज पियर्सन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो भैया रेंज तो पता है -1 to +1 के बीच में रहता है। फिर रेंज कोरिलेशन मेथड वाज डेवलप बाय, तो भाई चार्ल्स एडवर्ड एक्सपेरिमेंट ने रेंज कोरिलेशन मेथड को डेवलप किया था, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, फिर रेंज कोरिलेशन इज आल्सो नोन एज स्पीयरमैन कोरिलेशन, लिखा, ठीक है ना, रेंज कोरिलेशन को हम लोग स्पीयरमैन कोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोग का कोरिलेशन वाला चैप्टर भी होता है खत्म। फिर नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर नंबर इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर आपको पता ही होगा, मान लो कि आज जो आप बर्गर खा रहे हो, आज के प्रेजेंट डे में उसका दाम है मान लो 100 रुपया, वही बर्गर 5 साल पहले 20 रुपया का था, तो प्राइस कितना से चेंजेस हुआ, तो 5 गुना प्राइस बढ़ गया नहीं बढ़ गया। तो इंडेक्स नंबर बेस पीरियड से करंट पीरियड में आपको कंपेयर करके बताती है कि प्राइस कितना बढ़ा है या कितना घटा है, तो बेसिकली इंडेक्स नंबर ही आपको बताता है। तो इंडेक्स नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड द बैरोमीटर पल्सेस ऑफ इकोनॉमी।
पूरा इंडेक्स नंबर पैरामीटर वर्सेस इकोनॉमी है, ठीक है ना। हाउ आर इंडेक्स नंबर कन्वेंशनली एक्सप्रेस, तो इंडेक्स नंबर हमेशा किसमें दिखाया जाता है, परसेंटेज में, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। इंडेक्स नंबर फॉर द बेस पीरियड, देखो इंडेक्स नंबर का बेस पीरियड हमेशा 100 लेना पड़ेगा, 100 होगा। फिर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, फॉर विच टाइम पीरियड इज एन इंडेक्स नंबर डिटरमाइन, तो भैया इंडेक्स नंबर हमेशा करंट पीरियड का डिटरमाइन किया जाता है, करंट पीरियड का डिटरमाइन किया जाता है इंडेक्स नंबर। आज का दाम क्या है बेसिकली, ठीक है, सामान का। इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस, मैंने बताया था परसेंटेज में किया जाता है। व्हाट इज द वेट यूज इन क्वांटिटी इंडेक्स, तो क्वांटिटी इंडेक्स में क्वांटिटी का यूज किया जाता है। उसके बाद से commodities which show considerable price fluctuation could be the best measures by price index, quantity index, value index या quantity, तो भैया quantity index इसका आंसर होगा। फिर प्राइस रिलेटिव इक्वल टू करेंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर होगा बेस ईयर प्राइस। इंडेक्स नंबर निकाला जाता है करेंट डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाई बाय 100। फिर द इंडेक्स नंबर यूज टू मेजर चेंज इन द टोटल मनी वैल्यू इज कॉल्ड, क्या होगा आपका, वैल्यू इंडेक्स। द इंडेक्स नंबर यूज टू मेजर चेंज इन द टोटल वैल्यू, टोटल मनी वैल्यू इज कॉल्ड वैल्यू इंडेक्स कहा जाता है इसको। व्हाट इज द वेटेड इंडेक्स, वेटेड इंडेक्स किसे कहा गया है, तो इंडेक्स दैट गिव्स डिफरेंट वेट्स ऑफ आइटम्स, मतलब हर आइटम का अलग अलग वेट्स होता है ना, तो उसी को बोला जाता है, तो आंसर होगा बी। फिर नेक्स्ट होगा एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोला जाता है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इसका आंसर होगा सी। फिर नेक्स्ट द एग्रीगेट इंडेक्स फॉर्मूला यूजिंग द बेस पीरियड क्वांटिटीज इज ऑल्सो नोन एज द लेस्फेयर इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज यूज फॉर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किस लिए यूज किया जाता है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी बनाने के लिए, तो इसका आंसर होगा ये, ठीक है, ये नहीं होगा तीनों। उसके बाद में व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ सेलेक्टिंग ए बेस ईयर, तो देखो कभी भी जब भी आपको बेस ईयर सेलेक्ट करना है इंडेक्स नंबर में, तो उसका मतलब क्या चीज को देख के करना होता है, तो वो ईयर में कुछ भी ऐसा ना हो, ठीक है, इट प्रोवाइड रेफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कंपेरिजन, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेलेक्टिंग ए बेस ईयर, तो इट मेक्स कैलकुलेशन सिंपल, ना इसके लिए नहीं करते हम लोग। इट प्रोवाइड रेफरेंस टू द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन नहीं होगा। इट रिड्यूस द प्राइस, मतलब इसका आंसर होगा आपका इट प्रोवाइड्स अ रेफरेंस पॉइंट फॉर कंपैरिजन, ये वाला होगा, तो मैंने बोला नहीं होगा लेकिन ये वाला होगा, ठीक है आंसर, ठीक है, मेरा डाउट हो गया था यहाँ पे, तो ये आपका ये होगा इट प्रोवाइड अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। द बेस ईयर फॉर इंडेक्स नंबर शुड बी नॉर्मल पीरियड, हमेशा इंडेक्स नंबर में जो बेस ईयर लिया जाता है वो हमेशा एक नॉर्मल पीरियड होना चाहिए, उस ईयर में कुछ भी ऐसा घटना नहीं घटा हो, ठीक है, एकदम फ्री होना चाहिए, तो नॉर्मल पीरियड होना चाहिए इसका आंसर। फिर नेक्स्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर्स इन रिटेल प्राइस, ठीक है। उसके बाद एन एप्रोप्रिएट मेथड फॉर वर्किंग आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज फैमिली बजट मेथड, इसका आंसर होगा आपका। फिर नेक्स्ट इन जनरल इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, इन्फ्लेशन हम लोग होलसेल से भी निकाल सकते हैं, कंज्यूमर से भी निकाल सकते हैं, प्रोड्यूसर थर्स का नहीं, एक्चुअली होलसेल होगा इसका आंसर, होलसेल या कंज्यूमर दोनों में डाउट है, बट होलसेल भी सही होता है और कंज्यूमर, तो इसका आंसर आप मोस्ट अप्रोप्रिएट कंज्यूमर इंडेक्स नंबर लिखना। इन जनरल इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कंज्यूमर इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ये लिखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट ए वेटेड aggregate price index where the weight for each item is its current period and quantity is called passes होगा। if the index number is 250 it implies the value is 2.5, तो देखो भैया 250, तो यहाँ पे कैसे होगा इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, इफ इंडेक्स नंबर इज 250 तो 250 और हमेशा बेस पीरियड 100 होता है ना, तो 100 से डिवाइड करना, आंसर होगा 2.5, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका 2.5, तो 2.5 टाइम्स होगा। लेस्पेयर इंडेक्स नंबर इज बेस ऑन, तो लेस्पेयर इंडेक्स नंबर हमेशा बेस ईयर क्वांटिटी पे बेस होता है। फिर द फॉर्मूला ऑफ सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या आपका, समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100, ये होगा। परचेसिंग पावर ऑफ मनी एंड रियल वेजेस डिटरमाइन बाय द, कौन सा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर से। फिर नेक्स्ट द बेस पीरियड यूजुअली 100 लिया जाता है, बेस पीरियड पता ही आपको। क्या लिखा हुआ है, रेपिड इंक्रीज इन प्राइस इंडेक्स नंबर इट इंप्लाइज, क्या होगा, हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जितना प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा इन्फ्लेशन भी उतना बढ़ेगा। जनरली इन्फ्लेशन इज मेजर विद द हेल्प ऑफ, इन्फ्लेशन कैसे निकाला जाता है, जनरली कैसे निकाला जाता है,
होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर से। फिर नेक्स्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर टिपिकली मेजर्स प्राइस चेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। एंड नेक्स्ट लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर इज इंडिकेट द चेंज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो भैया ये होगा IIP होगा, ठीक है, हो गया इस तरीके से। IIP का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। फिर नेक्स्ट ये लास्ट टाइम होगा 29 नंबर देखो लाइस, प्राइस ऑफ टॉप 30 शेयर्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंक्रीज, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 30 शेयर्स उसका प्राइस बढ़ गया, विच ऑफ दिस विल इंक्रीज द सेंसेक्स होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट होता है। हालांकि इसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत सारा डाउट्स होगा। डाउट्स इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोगों ने थ्योरी को बहुत बढ़िया से पढ़ा नहीं है। मैं इस क्लास में बेसिकली थ्योरी समझाने नहीं आया था, मुझे एमसीक्यूज कवर अप करना था पूरा कंप्लीट वन शॉट में। अगर मैं थ्योरी समझाने जाऊंगा और कौन से बताने जाऊंगा टाइम बहुत लगने वाला था, इसलिए मैंने पहले फटाफट आपका थ्योरी को कंप्लीट करने का कोशिश, मतलब एमसीक्यूज को कंप्लीट करने का कोशिश किया है। अगर आपको थ्योरी समझना है और आपको लग रहा है कि ना सर एक वन शॉट में वीडियो लेके आइए माइक्रो का और स्टैटिस्टिक्स का, जिससे कि जो भी आपने पढ़ाया उसका जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में नहीं है तो वो बेटर वे में समझ में आ जाए, तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं ऐसा भी वीडियो लेके आ सकता हूँ, ठीक है। और इस वीडियो जो भी आज मैंने पहले उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। लास्ट क्लास में मैंने आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर दिया था पूरा एमसीक्यूज, आज की क्लास में मैंने स्टैटिस्टिक्स का पूरा एमसीक्यूज आपको दे दिया है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग चाहिए ना कि सर कि वन शॉट में कैसा वीडियो लेके जो दोनों कवर अप कर दे, तो इस तरीके का वीडियो भी मैं लेके आ सकता हूँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कमेंट करना और आपको क्या नीड है मुझे बताना, उसी हिसाब से मैं वीडियो फिर से लेके आऊंगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाला हूँ। सो आज के लिए फाइनली खत्म।